दूंगा अपनी सरकार, ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप रमण। सच दिखाने की जिद लेकर हम फिर से हैं बिहार में। 2014 के चुनावी घमासान को एक मुकम्मल पहचान देने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं भागलपुर और कटिहार। भागलपुर से भगवा सिपासालार शाहनवाज हुसैन मैदान में हैं, तो कटिहार से मंजे राजनेता तारिक अनवर एनसीपी के टिकट पर मैदान में हैं। हर रोज की तरह आज भी इस पूरी चुनावी यात्रा में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। दो पुरोधा, बड़े पुरोधा तारिक अनवर और शाहनवाज हुसैन मैदान में हैं। क्या दिखती है पहली तस्वीर? देखिए, दोनों की लड़ाई मैं कहूंगा मुश्किल है, कोई बहुत आसान लड़ाई नहीं है। शाहनवाज पहली बार नीतीश कुमार के समर्थन के बगैर लड़ रहे हैं इस जगह पे, और ये कंस्टिट्यूंसी उनकी नहीं है स्वाभाविक ढंग से। वो पहले सुशील मोदी ने जीता था, उसकी जगह खाली हुई तो ये गए, और नीतीश कुमार का समर्थन लगातार रहा है। तो ये पहली बार अपने समर्थन से लड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम कैंडिडेट देके उनका काम थोड़ा और मुश्किल कर दिया है। तारिक भी हारते जीतते रहे हैं इस सीट पे, तो इस बार भी एक मुश्किल लड़ाई उनके लिए है, क्योंकि भाजपा के पक्ष में थोड़ी हवा है, मोदी के नाम की हवा है, लेकिन उनको लाभ इस बात का भी होगा कि निखिल चौधरी कई दफे के जीते हुए हैं, और इलाके में कुछ उनके काम को लेके ऐसा नोटिस लोगों ने नहीं लिया है जिससे लगे कि उनके होने का कोई बहुत लाभ हुआ है। अरविंद जी, कटिहार में हर बार ऐसा ही लगता है कि निखिल चौधरी हार रहे हैं, लोग नाराज हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगा उनके खिलाफ, लेकिन बाद में जो पूरी चुनावी लड़ाई है वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाता है वोटों का। इस पूरे इलाके में कटिहार ही ऐसी सीट है जहां हिंदू पोलराइज होके बहुत आराम से जिता लेते हैं अपने कैंडिडेट को। नहीं तो अररिया में भी यही स्थिति है। वही तो किशनगंज वगैरह में ये भी स्थिति नहीं है। देखना दिलचस्प रहेगा कि तारिक अनवर से कटिहार का रिश्ता कितना गुल खिलाता है इस बार के चुनाव में। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत का कारवा भी आगे जारी रहेगा। आज के एपिसोड का समापन हम देश के नामचीन हास्य व्यंग कवि डॉक्टर सुनील जोगी के जुमलों से करेंगे। समझ रहे हो व्यर्थ के जरी जज्बातों की बारी है, राजनीति है इसमें बस भीतर घातों की बारी है। और प्रोग्राम का आगाज होगा सियासी नेपथ्य की आहटों को एक नई जुबा देने की कोशिश से, यानी चुनावी चटपट से। बिहार के कोसी इलाके में भले ही बीजेपी लीडरान और कारकुनान मोदी लहर से बाग बाग हों, पर यहाँ की 7 लोकसभा सीटों पर सहरुखी मुकाबले में फंस गई लगती है। यादवों और मुस्लिम दबदबे वाली कोसी बेल्ट की इन पार्लियामानी सीटों पर लालू और कांग्रेस इत्तेहाद बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज है। वहीं नीतीश कुमार भी महादलित कार्ड खेलकर अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की कोशिश में है। लालू की आरजेडी कोसी बेल्ट की 3 लोकसभा सीटों मधेपुरा, अररिया और खगड़िया में बेहद मजबूत हालत में दिखाई देती है। खगड़िया सीट से रामविलास ने साबिक कांग्रेसी सदर महबूब अली कैसर को मैदान में उतारा है, जो मुश्किल में दिखते हैं। अररिया के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रदीप गंगई की तो बीजेपी वाले ही मुखालफत कर रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब है। चुनांचे यहाँ भी लालू की पार्टी के तस्लीमुद्दीन को बढ़त मिल गई लगती है। मधेपुरा में पप्पू यादव आरजेडी की जानिब से मजबूती से मैदान में डटे हैं। कांग्रेस किशनगंज और सुपौल में मजबूत दिख रही है। सुपौल में कांग्रेसी उम्मीदवार रंजीता रंजन, जो कि जोरावर पप्पू यादव की अहलिया हैं, उनके सामने केवट बिरादरी के कामेश्वर चौपाल यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार हैं। रंजीता यहाँ मजबूत दिख रही हैं। किशनगंज में कांग्रेसी उम्मीदवार असरारुल हक कासमी ने पहले से ही बढ़त बना ली है अपने मुखालिफ बीजेपी के दिलीप जायसवाल के ऊपर। किशनगंज में 65% मुस्लिम आबादी है जो हक की हिमायत में दिखती है। कटिहार में एनसीपी के तारिक अनवर बीजेपी के निखिल चौधरी को सख्त मुकाबला दे रहे हैं। सिर्फ पूर्णिया में ही फिलवक्त बीजेपी की बढ़त लगती है।
वहां भी बीजेपी बागी संतोष कुशवाहा जेडीयू से मैदान में डटे हैं। लालू और कांग्रेस को यादव मुस्लिम वोटों का आसरा है। बीजेपी को आला तबका, वैश्य के अलावा पिछड़ों और महादलितों के वोट बैंक का भी सहारा है। महादलित वोट जेडीयू और बीजेपी में बट गए हैं। अब भी शाखों पे वही शबनमी, कतरे कतरे, अब भी चलती है सबा, पत्तों पे पांव रखकर झुक के पानी में तका करती है चेहरा। लेकिन किसका चेहरा है ये जो गंगा के पानी में छप से घुल जाता है? क्या शहनवाज हुसैन का, या उन्हें चुनौती पेश कर रहे राजद के शैलेश कुमार का, या जदयू के अबू कैसर का? आइए सीधे चलते हैं भागलपुर की चुनावी यात्रा पर। गंगा किनारे बसा भागलपुर कभी भारत की सिल्क सिटी में शुमार होता था, पर आज बिचौलियों की वजह से सिल्क का बिजनेस बंगलौर शिफ्ट हो गया है। नेपाल से स्मगल होकर चीनी धागा आने लगा है। बुनकर यहां से पलायन कर मेरठ जाने लगे हैं। आधुनिक मशीनों से यहां के बुनकर अब भी दूर हैं। अगर आप महिला बुनकरों के पांव की ओर नजर डालें तो इन बुनकरों की दुर्दशा की कहानी खुद ही बयां हो जाएगी। भागलपुर एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। धान, गेहूं, मक्के की अच्छी फसल होती है, पर किसान महंगे बीज और महंगी खाद के कारण बेहाल है। सड़कों की हालत जर्जर है। हालत यह है कि 30 किलोमीटर की दूरी भी 5 घंटे में तय करनी होती है। क्षेत्र में डीआरएम कार्यालय बनना था। लालू यादव ने शिलान्यास भी कर दिया था, पर बात इससे आगे नहीं बढ़ पाई। कहलगांव में इंडस्ट्रियल हब बनना था। बड़ी कंपनियां आनी थी जैसे इस्पात, सीमेंट, बजाज इलेक्ट्रिकल आदि, पर वक्त पर भूमि अधिग्रहण नहीं होने से ये कंपनियां वापस चली गई। बेरोजगारी के मार से युवा त्रस्त है। भागलपुर संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा आती हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा, 2 पर जदयू और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। भागलपुर की यह चुनावी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। 2 दफे जीते हैं, लेकिन अब की मुश्किल कई कोनों से उनको आने वाली है। करेगा इंडिया। वो शब्द जिसको तुमने गले से लगाकर मुकद्दस लबों की हंसी लोरियों में सुलाया है सीने पे हर रोज लंबी कहानी सुनाकर। एक लंबी चुनावी दास्तां है भागलपुर की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर की हर दास्तां को एक मुकद्दस मुकाम देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। आइए हम सिल्क नगरी भागलपुर की चुनावी यात्रा को जारी रखते हैं, जहां के करघे अब खामोश हो चले हैं। लबों पे शिकायतें बहुत है, पर सुनने वाला कोई नहीं। भागलपुर में कुल मतदाता 16,83,030 हैं। यह मुस्लिम वोटरों के दबदबे वाला संसदीय क्षेत्र है। 36% मुस्लिम वोटर किसी भी उम्मीदवार की किस्मत बना बिगाड़ सकते हैं। गंगा के किनारे रहने वाले गंगौता जाति के करीब 2 लाख वोटर हैं। पासवान 1,80,000, वैश्य, मारवाड़ी और अगड़े मतदाता भी किसी उम्मीदवार की हार जीत तय करने में निर्णायक साबित होंगे। संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भाजपा के शहनवाज हुसैन करते हैं। संसद में इनकी उपस्थिति 93% रही। कुल 71 बहस में शामिल रहे और 674 सवाल पूछे। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में शहनवाज हुसैन अपने कामकाज के आधार पर क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इनका प्रदर्शन 3.98% यानी औसत से भी कम, यानी निराशाजनक रहा है। भाजपा ने पुनः शहनवाज हुसैन को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। राजद ने शैलेश कुमार उर्फ बूलो मंडल को, जो 2 बार के विधायक रह चुके हैं, उनको मुकाबले में उतारा है। जदयू ने बिल्डर से नेता बने अबू कैसर पर अपना दांव लगाया है। आपका यहां कोई नाम लेवा नहीं। आपसे प्रोफेसर योगेंद्र महतो भी मैदान में हैं। यहां भाजपा, राजद और जदयू के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है। अरविंद जी, शहनवाज हुसैन बहुत सारा क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने भागलपुर की तस्वीर बदल दी, यहां से गरीब रथ चलाया, कई ट्रेनें शुरू करवाई। 2 दफे जीते हैं, लेकिन अब की मुश्किल कई कोनों से उनको आने वाली है। एक तो उनको अपने काम से ज्यादा मुझे लगता है कि मोदी के नाम और बीजेपी की हवा का सहारा है, उससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं है।
लेकिन मुश्किल ये है कि नीतीश कुमार जैसे किसी साथी का सपोर्ट नहीं है जो ओबीसी वोट भी दिलवा दे और मुस्लिम वोटों को भी कंसोलिडेट कराए। दूसरा उनको खतरा जो हर बार रहता है मेरे ख्याल से, वो है अश्विनी चौबे मंडली क्या करती है। अरविंद जी, अश्विनी चौबे का यह गृह क्षेत्र है और इस बार वो बहुत जोरदार तरीके से मांग कर रहे थे कि शहनवाज को किशनगंज भेजा जाए और ये सीट उनको दी जाए। वही तो वो मंडली क्या करती है, हालांकि वो खुद चुनाव में लग गए थे। असली लड़ाई असल में उनको लड़नी पड़ेगी यादव और मुस्लिम वोट की। जो गंगोट वोट है, गंगोट में भी असल में यादवों में भी एकता नहीं है, गंगा इस पार उस पार का मामला है, वही गंगोट बंटवारा है। लेकिन वो वोट कितना कंसोलिडेट होता है, और दूसरा ये है कि मुसलमानों का वोट किस तरह से किसको मिलता है। लालू ने जो अपना उम्मीदवार उतारा है, आपके हिसाब से कितनी बड़ी चुनौती पेश करेंगे वो? मेरे ख्याल से अभी मुख्य चुनौती वही पेश कर रहे हैं। अरविंद जी, नीतीश कुमार ने भागलपुर को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रखा है? अपने 5 से 6 मंत्री लगा रखे हैं उन्होंने यहाँ। नहीं, शाहनवाज से बैर, और शाहनवाज से ही बैर मैं नहीं कहूंगा, जिस कैंडिडेट से उनको बैर है इस किस्म का, उसके खिलाफ उन्होंने सचमुच दूसरा पक्ष जीत जाए लेकिन वो आदमी न जीते, ये उन्होंने, जैसे मधुबनी सीट पे आप देखेंगे वहां भी अब्दुल वारिस सिद्दीकी के विरोध के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया, गौस मोहम्मद को। भाजपा में दबे छुपे तौर पर एक हवा सी उड़ाई जा रही है शहनवाज के पक्ष में कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है भाजपा की ओर से। शाहनवाज मुख्यमंत्री बने न बने, जीत जाएंगे, और अगली सरकार अगर बीजेपी के अगुवाई में बने या बीजेपी की बने तो मंत्री तो निश्चित बनेंगे। अरविंद जी, जो नीतीश के उम्मीदवार हैं अबू कैसर, वो कुर्मी और मुस्लिम वोटों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो बिहार में ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मुस्लिम मतदाता जदयू की तरफ नहीं जा रहा है। बुलोच मंडल को यही लाभ है कि जो हिंदुओं की सबसे बड़ी जाति है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, और मुसलमानों का क्लेम उनका इस तरह से बनता है कि उनको कांग्रेस और कांग्रेसी लोकल लोग भी नाराज हैं काफी। अरविंद जी, यहाँ के जो लोग हैं, जनता है, उनकी नाराजगी शहनवाज से 2 बातों को लेकर ज्यादा है। एक तो उन्होंने वायदा किया था कि यहाँ हवाई अड्डा शुरू होगा, हवाई जहाज का परिचालन शुरू करेंगे और डीआरएम ऑफिस को फिर से वो शुरू करवा देंगे, पर ये दोनों वादे भागलपुर जाना अपने आप में एक बड़ी समस्या है, आप आसानी से उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इवन पटना से भी जाना हो तो पूरा दिन लग जाता है। अरविंद जी, एक आखिरी सवाल, कौन होगा भागलपुर का भाग्य विधाता? मेरे ख्याल से ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि भागलपुर का कंपोजिशन एकदम अलग है, और शाहनवाज चाहे जितने बड़े नेता हों और जितना बड़ा नाम हो, और काफी कुछ दांव पर लगा है बीजेपी का भी, लेकिन इसके बावजूद लोकल चुनौती बुलो चौधरी और जेडीयू की तरफ से मजबूत मिल रही है। आखिरी पोलराइजेशन, लेकिन मोदी लहर देखी जा रही है भागलपुर में। मोदी लहर पूरे शहरी इलाके में, देश भर में देखी जा रही है, बिहार में खासतौर से देखी जा रही है। यह थी भागलपुर की चुनावी यात्रा। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं कोसी अंचल के प्रमुख संसदीय क्षेत्र कटिहार की चुनावी यात्रा पर। कटिहार एक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है। कोसी बेल्ट के अंतर्गत आने वाली कटिहार में 4 नदियां कोसी, गंगा, महानंदा और रीगा यहां कुर्सेला में आकर मिलती हैं। इन नदियों से होने वाला कटाव यहां के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। हर साल कटाव के चलते विस्थापितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक कोई 3 लाख परिवार विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र है। मक्के और केले की बम्पर पैदावार होती है। मक्के का विदेशों में भी निर्यात होता है। केले के करीब 200 ट्रक रोजाना यहां से प्रदेश के अन्य हिस्सों तथा प्रदेश से बाहर भी भेजे जाते हैं, खासकर दिल्ली, बंगाल और नेपाल। मखाने की अच्छी खेती होती है। यहां बेरोजगारी का आलम यह है कि कटिहार से चलने वाली आम्रपाली और सीमांचल रेलगाड़ियों में रोजाना हजारों की तादाद में युवा और मजदूर काम की तलाश में पंजाब और जम्मू की राह पकड़ते हैं। बिजली एक विकट समस्या है। स्वच्छ पेयजल भी एक बड़ी समस्या है। यहां पानी में भारी मात्रा में आर्सेनिक और आयरन होने के चलते अंग्रेजों के शासनकाल में इसे काला पानी का क्षेत्र भी कहा जाता था। आपको बिहार की सभी बोलियां बोलने वाले लोग कटिहार में आसानी से मिल जाएंगे। वोट करेगा इंडिया में फिर से वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम कटिहार की चुनावी यात्रा जारी रखेंगे। सच दिखाने की ये जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में।
कि समझ रहे हो व्यर्थ के जरी जज्बातों की बारी है। दिल में ऐसे ठहर गए हैं गम, जैसे जंगल में शाम के साए, जाते जाते सहम के रुक जाएं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। हम थे कटिहार की चुनावी यात्रा पर, आइए अपने उसी चुनावी यायावरी को आगे बढ़ाते हैं। कटिहार रेल मंडल होने के नाते करीब 15,000 रेलवे कर्मचारियों की आबादी यहां पर है। यह कभी नॉर्थ फ्रंटियर रेल का प्रमुख मंडल हुआ करता था। यहां से सभी बड़ी ट्रेनें चला करती थी, पर धीरे धीरे कटिहार का रुतबा घटा है और ऐसी प्रमुख रेलगाड़ियों के परिचालन को फिर से बहाल करा पाने में यहां के सांसद निखिल चौधरी नाकाम रहे हैं, जिसको लेकर यहां के लोगों में काफी नाराजगी है। बांग्लादेशी घुसपैठ की बड़ी समस्या है। क्षेत्र का 3 बार से संसद में प्रतिनिधित्व भाजपा के निखिल चौधरी करते हैं। संसद में निखिल चौधरी की उपस्थिति 88% रही। कुल 32 डिबेट में हिस्सा लिया और 174 सवाल पूछे। निखिल चौधरी बतौर सांसद उनके कामकाज का आकलन एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 4.56% यानी औसत से भी कम है। भाजपा ने पुनः निखिल चौधरी को मैदान में उतारा है। जदयू ने राम प्रकाश महतो, यूपीए के घटक दल एनसीपी से केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर, तृणमूल कांग्रेस से मोहम्मद हामिद मुबारक और आप पार्टी से विभाकर झा उर्फ विक्टर झा चुनावी मैदान में हैं। कटिहार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा आती हैं: कटिहार, बलरामपुर, मनिहारी, कदबा, बरारी और प्राणपुर। कुल 16,66,699 मतदाता हैं। मुस्लिम आबादी 41% है। यहां चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती है, धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। फिलहाल यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के निखिल चौधरी और केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर के बीच लगता है। अरविंद जी, क्या दिख रहा है कटिहार में? पहली तस्वीर क्या उभर रही? देखिए, सामान्य ढंग से अगर चुनाव होता तो निखिल चौधरी को बहुत मुश्किल होती और मुकाबले में भी वो रहते, ये डाउटफुल है। लेकिन इस बार चुनाव स्पेशल है और इसमें काफी सारे लोगों के पाप जो हैं वो मोदी नाम पे ढक रहे हैं। और निखिल चौधरी के लिए मुश्किल बात ये भी है कि जो सामाजिक समीकरण है यहाँ का, उसमें उनकी बिरादरी का हिस्सा मेरे ख्याल 1-2% भी नहीं है। तो वो उनका कुल अब तक जो भी वजूद है या जो भी उनकी जीत हार है वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के नाम पे है। अरविंद जी, जदयू ने जिनको टिकट दिया है राम प्रकाश महतो, वो स्थानीय है कटिहार के और वो निखिल चौधरी के वोट बैंक में काफी बड़ा सेंध लगाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उनके साथ रहे हैं और लोकल हैं। और दूसरा ये है कि उनकी बिरादरी है। मुस्लिम वोटों को लेकर यहाँ बहुत खींचतान मची है। तारिक अनवर का अपना दावा है, तृणमूल के जो उम्मीदवार हैं उनका अपना दावा है और माले ने महबूब आलम को वहां खड़ा किया है, जो एक दुर्दान छवि के हैं। उन पर बहुत सारे मुकदमे हैं, उनका अपना दावा है। मुस्लिम सोसाइटी भी वैसी वोट करती है जैसे सब करते हैं। और इस इलाके में जहाँ 40% 35% है, वहाँ मुसलमान समाज भी बटा हुआ है। लेकिन अरविंद जी, इस बार जो देश के चुनाव हुए 2014 में, इसमें खास बात देखने को मिली कि बहुत रणनीतिक तौर पर उन्होंने गोलबंद होकर मतदान किया है मुस्लिम समाज। अब किया है नहीं किया ये कहना मेरे हिसाब से अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि जो भी और उनका लक्ष्य कहीं ना कहीं मोदी को रोकना, उनका लक्ष्य है नहीं है। लेकिन जितने भी मोदी विरोधी पॉलिटिकल ताकतें हैं वो मुसलमान वोट का भरोसा करके चल रही हैं और उसी के होड़ में हैं। लेकिन इस इलाके में मैं कह सकता हूं पूर्वी बिहार में मुसलमानों का वोट इस आधार पे भी बंटता है कि वो पश्चिमा हैं, कि वो सुरजापुरी हैं या वो, तो ये बंटवारा भी इस इलाके में होगा। कटिहार में जीत का हार किसके गले होगा? मेरे ख्याल से तारिक बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, लेकिन अभी भी ये कह लेना कि वो जीत ही जाएंगे ये मुश्किल है। कटिहार में तारिक अनवर बढ़त बनाए लगते हैं, पर उन्हें निखिल चौधरी से कड़ी चुनौती मिल रही है। अब हम आज के प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में पहुंच गए हैं। यह वक्त होता है जोगी के जुमले पेश करने का। कि समझ रहे हो व्यर्थ के जरी जज्बातों की बारी है, समझ रहे हो व्यर्थ के जरी जज्बातों की बारी है। राजनीति है इसमें बस भीतर घातों की बारी है। बिना सुरक्षा के जो रोड शो करने की तैयारी है, बिना सुरक्षा के जो रोड शो
करने की तैयारी है, थप्पड़ घूंसे हो अब लातों की बारी है, थप्पड़ घूंसे खाई चुके हो अब लातों की बारी है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको लेकर उत्तर प्रदेश की लखनऊ और कानपुर संसदीय सीटों की चुनावी यात्राओं पर चलेंगे, जहां से भाजपा के दो दिग्गज यानी राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी मैदान में डटे हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप अपनी राय से हमें वाकिफ करा सकते हैं। अब मुलाकात होती है कल इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। आज हम आपको यूपी की दो महत्वपूर्ण संसदीय सीट लखनऊ और कानपुर की चुनावी यात्राओं पर लेकर चल रहे हैं। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया।